दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें अंतर भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 10 महत्वपूर्ण अंतर बताने जा रहा हूं जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। तो दोस्तों पहले लिस्ट बनाओ, इधर लोक प्रशासन लिखो, इधर निजी प्रशासन लिखो। लोक प्रशासन का दायरा बहुत व्यापक है, निजी प्रशासन का दायरा संकुचित है। लोक प्रशासन जनता की सेवा करता है, निजी प्रशासन लाभ के लिए काम करता है। लोक प्रशासन एक रूपता से काम करता है, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करता है। निजी प्रशासन का व्यवहार विभेदमूलक होता है। लोक प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण रहता है, विधायिका का नियंत्रण रहता है, कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है। इस पर नियंत्रण नहीं के बराबर कम होता है या नहीं के बराबर होता है। ठीक है। लोक प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी जो प्रकृति होती है लोक कल्याण की प्रकृति होती है। इनके द्वारा सामान्य प्रकृति के कार्य किए जाते हैं। लोक प्रशासन के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जहां पे कोई नहीं पूछता वहां पे सुविधा उपलब्ध करवाना है। इनका लक्ष्य क्या है? निजी प्रशासन वो काम करेगा जिसमें सिर्फ लाभ हो। तो कहने का मतलब 4 अंतर है। हेनरी, अब एक तथ्य ये भी आना चाहिए आपको, इस अंतर को मानता कौन है? एप्पल भी अंतर मानता है। एप्पल भी कहता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है, इसका संकुचित है। वित्तीय नियंत्रण रहता है लोक प्रशासन पे, इस पे नहीं रहता है। एक रूपता का जैसे मैं बता ही चुका हूँ। इसके अलावा हर्बर्ट साइमन की बात करें तो हर्बर्ट साइमन भी अंतर मानते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है ना वो भ्रष्टाचार लाल फीताशाही से युक्त है ना, और इफिशियंसी कम है। निजी प्रशासन के अंदर ये चीजें कम है और इफिशियंसी भी ज्यादा है। तो मोटा मोटी आप 6 अंतर आप आराम से निकाल सकते हैं कि लोक प्रशासन का दायरा व्यापक है, इसका दायरा छोटा है। लोक प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण रहता है, निजी प्रशासन में राजनीतिक नियंत्रण नहीं रहता है। लोक प्रशासन एक रूपता के साथ में काम करता है, एक रूपता के साथ में काम नहीं करता है। इसका जो लक्ष्य है लोक कल्याण है, इसका लक्ष्य जनता की सेवा। तो इतना पॉइंट बता दिए, 4 या 5 पॉइंट आप आराम से तैयार कर सकते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं कि प्रशासन में और प्रबंधन में अंतर क्या है। दोस्तों सबसे पहला अंतर बताओ, कोई भी अंतर पूछे ना तो पहला अंतर तो बताओ परिभाषा की दृष्टि से। तो कहो प्रशासन बहुत से व्यक्ति निश्चित उद्देश्य से मिलजुल करके जब काम करते हैं तो वो प्रशासन कहलाता है। प्रबंधन के अंदर क्या है? प्रबंधन के अंदर बहुत से व्यक्तियों से काम करवाने की कला प्रबंधन है, या प्रशासन की एक तकनीक है जिसमें औरों से काम करवाया जाता है। ठीक है। प्रशासन साध्य है और प्रबंधन उसका साधन है। प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे तत्व है, तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन संबंधी बहुत सारे काम होते हैं प्रशासन, और उसका एक छोटा सा भाग होता है प्रबंधन। प्रशासन के अंदर प्रबंधन है, प्रबंधन के अंदर प्रशासन नहीं है। 4 अंतर इजीली मिल गए। अब बात करते हैं नवीन लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन में क्या है। तो पहले तो आपको बता दूं, देखो नवीन लोक प्रशासन है क्या। 1968 के बाद में लोक प्रशासन में कुछ नवीन विचारधाराओं का उदय होता है और उसके प्रमुख कारण है हनी सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, मिनोबुक सम्मेलन, फ्रैंक मेरिनी की किताब नवीन लोक प्रशासन दिशाएं, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, और वाल्डो की किताब उथल पुथल काल में लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है। तो ये जो 5 किताबें थी ये माइलस्टोन बनी, और अमेरिकी समाज के अंदर उस समय विक्षोभ था, मानसिक अवसाद था, वियतनाम युद्ध हो चुका था और बहुत सारी घटनाएं थी जिसकी वजह से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि नवीन लोक प्रशासन में विशेषताएं क्या है। तो नवीन लोक प्रशासन एक आदर्श विचारधारा है जिसमें प्रासंगिकता की बात है, जिसमें मूल्य की बात है, जिसमें भागीदारी की बात है, जिसमें न्याय की बात है, सत्ता के प्रत्यायोजन की बात है, व्यक्ति की गरिमा की बात है, मानववाद की बात है। तो एक तरीके से मानवतावादी लोक प्रशासन है नवीन लोक प्रशासन। अब बात करते हैं नव लोक प्रबंधन क्या है। ये तो था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, NPA। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है? NPM। तो ऑसबॉर्न और गेबलर ने किताब लिखी थी रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। उसमें उसने कहा था कि लोक प्रशासन का जो लक्ष्य है ना वो इफिशियंसी है। लोक प्रशासन का लक्ष्य इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, ये लोक प्रशासन के लक्ष्य है। तो अगर ये लक्ष्य तो फिर क्या होना चाहिए? तो गवर्नमेंट को उद्यमी, जैसे प्राइवेट आदमी काम चलाता है वो लक्षण सरकार के अंदर आ जाने चाहिए। तो सरकार के अंदर पूर्वानुमान होना चाहिए, सरकार में कैटलिस्ट की भूमिका होनी चाहिए, सरकार कम्युनिटी बेस्ड जो भूमिका है वो होनी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा घटना घटे उससे पहले पूर्वानुमान हो जाना चाहिए, शासन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए। इस तरीके से मतलब
लोक प्रशासन में प्रबंधन लेकर के, लोक प्रशासन में प्रबंधन की जो बात करें वो नव लोक प्रबंधन है, और लोक प्रशासन पे जो मूल्यों की बात करें वो नव लोक प्रशासन है। अब अंतर देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन और पहला अंतर तो क्या परिभाषा का ही हो गया कि साहब नवीन लोक प्रशासन 68 के बाद में उदित विचारों की एक धारणा है, लोक प्रशासनिक धारणा है जो प्रासंगिकता, मूल्य, परिवर्तन इन पे जोर देता है। ठीक है, फिर लेते हैं री इवेंटिंग गवर्नमेंट। री इवेंटिंग गवर्नमेंट के अंदर कहते हैं कि पब्लिक चॉइस बैकरोल थ्योरी, पश्चगमन का मतलब राज्य को पीछे कर दो, बैकरोल का मतलब पीछे कर दो, पब्लिक चॉइस का मतलब जनता को चॉइस दे दो कंज्यूमर की तरह। ठीक है, तो ऐसे युग के अंदर इस विचारधारा का नव लोक प्रबंधन का उदय होता है। ये किस पे जोर देता है? जैसे पूर्वानुमान पे, कैटलिस्ट पे, जनता की भागीदारी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, इन चीजों पे जोर देता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा कहो कि जो नवीन लोक प्रशासन है वो एक आदर्श विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? आदर्श विचारधारा है। और नव लोक प्रबंधन यथार्थवादी विचारधारा, दूसरा अंतर। नव लोक प्रशासन का जो उदय हुआ वो कहो आप 68 का जो दौर था ना वो था। इसका जो दौर था 1990 का जो दशक था वो इसका दौर था। नव लोक प्रशासन से संबंधित नव लोक प्रशासन जो था वो किससे संबंधित था? बहुत समग्र अवधारणा थी और मूल्य रूप से, जबकि नव लोक प्रबंधन सिर्फ प्रबंध के तकनीकों तक सीमित था इस तरीके से। और जो नव लोक प्रशासन है वो ज्यादा व्यापक और दार्शनिक अवधारणा है, और नव जो लोक प्रबंधन है वो थोड़ी सी संकुचित अवधारणा, नव लोक प्रशासन की बनस्पति। तो ये हो गए आपके अंतर। अब देखते हैं विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास। विकास प्रशासन दोस्तों देखो पंचायती राज है, विकास प्रशासन का उदाहरण है, आप आराम से समझेंगे, इसलिए एक सांकेतिक रूप से आपको बताया है, हुबहू ये नहीं है, समझने के लिए आपको बताया कि विकास प्रशासन का मतलब क्या है। तो विकास प्रशासन जो शब्द है उसका प्रयोग देखो, वैसे तो विडनर फादर माने जाते हैं इसको। भारत में यूएल गोस्वामी करके एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्हें 1955 में कोई एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने विकास प्रशासन की चर्चा की थी। तो विकास प्रशासन के लिए कहते हैं कि विकास प्रशासन भी एक विकासशील देशों से संबंधित अवधारणा मुख्यतः, बाकी औरों से भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं। तो विकासशील अवधारणा किस पे जोर है? विकास शब्द पे जोर है। किस पे जोर है? विकास शब्द पे जोर है। विकास कैसा? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरीके से विकास। फिर विकास कैसे हो? कि साहब जनता की भागीदारी से हो, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने चाहिए। ठीक है साहब, ये हो गया। अब तो विकास प्रशासन किस पे जोर देता है? तो विकास प्रशासन की विडनर परिभाषा देता है कि विकास प्रशासन कार्योन्मुखी, ये वर्ड शब्द है ना, रट लो आप। विकास प्रशासन कार्योन्मुखी, प्रबंधोन्मुखी, लक्ष्योन्मुखी, परिवर्तनोन्मुखी व्यवस्था है। आप समझ, वर्क ओरिएंटेड है, जोर है, कार्य पे जोर है, लक्ष्य पे, टारगेट पे जोर है, और के मूल्यों पे, वैल्यू की बात करता है। तो ये एक तरीके से विकास प्रशासन। फिर प्रशासनिक विकास क्या है? विकास प्रशासन के बहुत सारे पार्ट है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है प्रशासनिक विकास, है ना। जैसे विकास प्रशासन में मैंने बताया आर्थिक भाग भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, प्रशासनिक भी है। तो विकास प्रशासन का एक जो छोटा सा भाग है ना वो है प्रशासनिक विकास। फिर आप कहोगे प्रशासनिक विकास क्या है? तो प्रशासनिक विकास प्रशासन का, आप रट लो परिभाषा, प्रशासन का विकास इस तरीके से हो जिससे कि प्रशासन की कुशलता बढ़े, प्रशासन की इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़े, और प्रशासन जो है वो मानवीय लक्ष्यों की पूर्ति के अंदर सहायक सिद्ध हो। अब अंतर लेते हैं वापस। नंबर 1 विकास प्रशासन। विकास प्रशासन व्यापक अवधारणा है, प्रशासनिक विकास संकुचित अवधारणा है। विकास प्रशासन की परिभाषा विकास प्रशासन का संबंध कार्योन्मुखी, लक्ष्योन्मुखी, परिवर्तनोन्मुखी ऐसी व्यवस्था है जो नवाचारों की बात करता है। प्रशासनिक विकास प्रशासन का इस तरीके से विकास जिससे कि प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़े और मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के अंदर साधन बन सके। विकास प्रशासन साध्य है और प्रशासनिक विकास उसका साधन है। हो गया अंतर। अब बात करते हैं टेलरवाद और मानव संबंध। दोस्तों, टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक माने जाते हैं और एल्टन मेयो जो है मानव संबंधों के जनक माने जाते हैं। तो टेलर ने क्या कहा था? टेलर ने ये कहा था कि संगठन में किसी में भी जो मजदूर काम कर रहा है, आदमी जो काम कर रहा है, वो विस्तृत रूप से एक आर्थिक प्राणी है, वो पैसों के लिए काम कर रहा है, उसको प्रलोभन दो वो ज़्यादा काम करेगा। तो ये उसकी अवधारणा थी। तो फिर टेलर ने क्या किया? टेलर ने कहा किसी भी संगठन के अंदर पुराने तौर तरीके से जो काम हो रहा है तो उससे प्रशासन या संगठन सफल नहीं है, तो क्या होना चाहिए? तो उसने कहा कि प्रबंधन के अंदर वैज्ञानिक तकनीकें लेकर के आओ। क्या करो? प्रबंध में वैज्ञानिक तकनीकें लेकर आओ। तो फिर उसने उसकी नींव रखी टेलरवाद की। तो टेलरवाद कहता है कर्मचारियों का जब चयन करो ना तब वैज्ञानिक आधार पर चयन करो, अड़ेल आदमी का मत करो। वैज्ञानिक आधार पर चयन करो, उनको वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित करो, ट्रेंड करो, उनके काम का बंटवारा कर दो। ज़्यादा काम करे उसको बोनस दो, कम काम करे उसको थोड़ा घटाओ पद में। ठीक है,
प्रोत्साहन दो जो अच्छा काम कर रहा है, विभेदात्मक मजदूरी व्यवस्था करो, जो अच्छा काम करे उसको बोनस की व्यवस्था करो। फिर मेंटल रिवोल्यूशन वो कहता है कि भाई श्रमिक का विवाद और प्रबंधन का विवाद अलग माना जाता है ना, तब विवाद होता है। प्रबंध, उसने एक मानसिक क्रांति शब्द दिया। उसने कहा था टेलर ने कि संगठन के अंदर श्रमिक और प्रबंधक दोनों के हितों को पूरक मानो, एक मानो, दोनों अलग नहीं है। तो मानसिक क्रांति की बात की थी उसने। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि आदेश की एकता का विरोध किया था। और उसने कहा था किसी संगठन के अंदर एक अधिकारी सिर्फ केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं करता है, और विशिष्टीकरण का युग है, वैज्ञानिक युग है। एक किसी चीज का जानकार है, एक किसी चीज का जानकार है, तो आदेश की एकता को उसने कहा कि यह मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, आदेश की एकता की उसने विरोध किया। सैनिक चौधराट बताया उसने। तो ये टेलर हो गया। अब बात करते हैं एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ने कहा है साहब मनुष्य, टेलर के नींव की धज्जियां उड़ा दी, और उसने कहा कि मनुष्य भावनाओं का पुंज है, एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्राणी है, पैसों के लिए काम नहीं करता। संगठन के अंदर सिर्फ कार्य दशाएं, वर्क कंडीशन, वेतन, ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। सबसे मायने क्या रखती है? उसकी संतुष्टि, उसकी भागीदारी, उसको वेटेज, उसकी प्रशंसा, उसको चुनौती, उसको नेतृत्व। अब बात करते हैं, ठीक है। और एल्टन मेयो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर, शिकागो के अंदर बहुत सारे प्रयोग किए थे, है ना, जिसमें एक रिले असेंबली टेस्ट था। उसमें कहा गया कि साहब भौतिक परिस्थितियां मायने नहीं रखती। एक ग्रेट एल्यूमिनेशन प्रकाश प्रयोग था, जिसमें ये कहा कि प्रकाश, कमरे की कंडीशन, ये भी मायने नहीं रखती। एक साक्षात्कार पक्ष था, उसमें पूछा गया कि आप क्या चाहते हो। एक अवलोकन, ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया उनके व्यवहार को। तो उसने कहा कैसा एक संगठन में जो काम करने वाले कर्मचारी है, मजदूर है ना, निर्धारित तय कर रखा उन्होंने कि इतना ही काम करेंगे, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा काम करेंगे तो रेट बस्टर कहलाओगे। किसी साथी जो काम कम कर रहा है उसके बारे में बता दोगे, स्क्विलर, चुगलखोर कहलाओगे। तो इस तरीके से कुछ धारणाएं उन्होंने एक पैटर्न बना रखे हैं। तो मजदूर ने जितना तय कर रखा है उतना ही काम करेगा। अब 5 अंतर अपन बात करते हैं। टेलरवाद, टेलरवाद का युग बता दो कि टेलरवाद ने इस युग के अंतर्गत नींव रखी थी, एल्टन मेयो ने इस युग में नींव रखी थी। या सबसे पहले आप कहो कि साहब टेलरवाद ये है, और टेलरवाद टेलर के द्वारा प्रतिपादित वह विचारधारा है जो संगठन के अंदर वैज्ञानिक तरीकों की बात करता है। फिर इसकी बात करते हो कि मानव संबंधों की बात करते हो। ये शास्त्रीय विचारधारा, औपचारिक विचारधारा, इंटरेक्शन की बात नहीं करता, पर्यावरण की बात नहीं करता। एल्टन मेयो पर्यावरण की बात करते हैं। टेलर संगठन में काम करने वाले मजदूर या मनुष्य को एक आर्थिक इकाई मानते हैं, ये एक सामाजिक इकाई मानते हैं। टेलर कहते हैं कि जो मनुष्य काम करता है, कार्य पैसों के लिए करता है, वेतन के लिए करता है, आर्थिक रूप से करता है। एल्टन मेयो कहता है कि नहीं, संगठन के अंदर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो मनोवैज्ञानिक इकाई है, तो जो नेतृत्व से, अच्छे नेतृत्व से, भागीदारी से, प्रशंसा से, चुनौती से, इन चीज़ों से प्रभावित होता है। टेलर की जो विचारधारा थी वो आर्थिक दृष्टि से विचारधारा थी, और एल्टन मेयो की जो विचारधारा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, जो मानववादी विचारधारा, जबकि टेलर की जो विचारधारा एक तरीके से यांत्रिक विचारधारा है। तो ये मोटे मोटे 4-5 अंतर है। अब बात करते हैं शास्त्रीय विचारधारा और आधुनिक विचारधाराएं में अंतर है। तो शास्त्रीय विचारधारा में तो कौन हो गए? हेनरी फियोल, लुथर गुलिक, उर्विक, ये सारे जो पुराने जो लोग हैं ये शास्त्रीय विचारक है। शास्त्रीय विचार में शास्त्रीय क्यों कहते हैं? क्लासिकल, जैसे कहते हैं ना क्लासिकल संगीत सुनते हैं, क्लासिकल म्यूजिक का मतलब बहुत पुराना। तो ये लोग, पुराने जो लोग हैं ना, वो ये कहते थे कि लोक प्रशासन इफिशिएंसी के साथ काम करे, कम हल्दी भी नहीं लगे, फिटकरी भी नहीं लगे, रंग भी चोखा आ जाए, उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, तनख्वाह कम देनी पड़े, संगठन के अंदर मजदूरों का कोई रोल नहीं, एक बंद संगठन के अंदर एक बंद जैसे तंत्र होता है, बंद तंत्र मानते हैं, आपस में संगठन के पर्यावरण से कोई लेन देन नहीं, कोई तुलनात्मक दृष्टि नहीं, सिर्फ आदर्श की बातें, ये होना चाहिए पे बहुत ज़्यादा जोर है। ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या, आधुनिक विचारधाराएं आई, चाहे व्यवहारवाद की विचारधारा ले लो, चाहे एल्टन मेयो की मानव संबंध विचारधारा ले लो, या और बहुत सारी विचारधाराएं आई। तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर में आधुनिक विचारधारा था, आप जैसे मैंने एल्टन मेयो पढ़ाया है ना, प्रेरण की विचारधाराओं में बहुत सारे प्रेरक पढ़ोगे आप, मोटिवेटर गुरु पढ़ते हो, या मोटिवेशन पब्लिकेट के अंदर मोटिवेशन जो थिंकर है वो मोटिवेशन की बात करते हैं, प्रेरणा की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हैं। तो अब अंतर अगर पूछे तो क्या है? तो शास्त्रीय विचारधारा बंद विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा खुली विचारधारा है। इसका दायरा बहुत संकुचित है, इसका दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसमें मनुष्य की गरिमा पे जोर दिया है, किसमें? आधुनिक विचारधारा में। और शास्त्रीय विचारधारा के अंदर मनुष्य को सिर्फ यंत्र, मशीन, पुर्जा माना गया है। ये आधुनिक विचारधारा बहुत व्यापक है, प्राचीन विचारधारा संकीर्ण है। प्राचीन विचारधारा या शास्त्रीय जो विचारधारा वो 3 इनारों के इर्द गिर्द है, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इनके इर्द गिर्द है। जबकि आधुनिक विचारधाराएं मानववाद, जनता की भागीदारी जैसे बहुआयामी अवधारणा है। तो इस तरीके से और अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से उत्तर आप लिख सकोगे।
अब बात करते हैं मीनोबुक सम्मेलन। तो दोस्तों मीनोबुक सम्मेलन क्या हुए थे? 2 मीनोबुक सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? मीनोबुक सम्मेलन 2 हुए थे। एक तो हुए थे 68 में, जैसे मैंने बताया था आपको, हनी सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, है ना, फ्रैंक मेरिनी की किताब, वाल्डो की पुस्तक, ये था फर्स्ट 68 के अंदर हुआ था। इसके 20 साल बाद के अंदर 1988 के अंदर 88 के अंदर एक दूसरा सम्मेलन हुआ था जिसको द्वितीय मीनोबुक सम्मेलन भी कहा जाता है। अब अंतर देखते हैं कि अंतर क्या है। पहला सम्मेलन 68 के अंदर हुआ, ये 20 सालों बाद हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा अंतर यह है कि पहला जो 68 के अंदर जो मीनोबुक सम्मेलन हुआ ना, उसमें किसकी बात की थी? उसमें प्रासंगिकता की बात की थी, उसमें परिवर्तन की बात की थी, उसमें जनता की भागीदारी की बातें कही थी, उसमें वैल्यू की बातें थी, उसमें परिवर्तन की बातें थी, है ना। तो आदर्शवादी विचारधारा थी। फिर 1988 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, देखो पब्लिक चॉइस थ्योरी आ गई, बैकरोल थ्योरी आ गई, न्यू लोक प्रबंधन की जो जड़ें रखी जा रही थी। तो आप सोचो एक 20 साल की जो अवधि वो बहुत बदल गई थी, आर्थिक उदारीकरण भी हो गया था। तो उस समय तो क्या था? प्रासंगिकता, मूल्य, परिवर्तन, भागीदारी, न्याय, ये बातें थी। इसमें क्या आ गया? इसमें इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, रिजल्ट ओरिएंटेड, पूर्वानुमान सरकार, बैकरोल थ्योरी, ठीक है ना, संसाधनों का कुशल प्रयोग। तो वो एक पूरा का पूरा युग बदल गया, इसलिए पूरी भाषा बदल गई। फिर जो नव लोक प्रशासन है वो क्या है? वो एक आदर्शवादी विचारधारा है। जो 68 के अंदर हुआ था वो आदर्शवादी विचारधारा थी और ये पूर्णतः यथार्थवादी हो गई। 68 के अंदर जो नवीन लोक प्रशासन हुआ ना, उसका दायरा संकुचित था, क्योंकि उस पृष्ठभूमि के अंदर सारे पॉलिटिकल साइंस के पर्सन थे, राजनीति विज्ञान के जो लोग थे ना, या कुछ लोक प्रशासन के जो लोग हैं वही थे। जबकि इसमें क्या हुआ था, जो भाग लिया था ना, उसमें पब्लिक पॉलिसी के भी जानकार थे, उसमें एनवायरनमेंट के भी लोग जानकार थे, मानवाधिकार के जानकार थे, कॉमर्स के जानकार थे, मैनेजमेंट के जानकार थे, यानी कि जो विशेषज्ञ भाग ले रहे थे ना, उनकी प्रकृति बहुत ही बड़ी थी। होगी दूसरी बात। फिर जो 68 के अंदर जो मीनोबुक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उस समय की जो परिस्थितियां बहुत अलग थी और इसकी परिस्थितियां बहुत अलग थी। तीसरा अंतर ये बता सकते हो कि परिस्थितियों की दृष्टि से अंतर था। फिर आप सबसे बड़ा जो अंतर है, मुझे लगता है पहले नंबर में मुझे बताना चाहिए था कि जो पहला जो नवीन लोक प्रशासन सम्मेलन हुआ था ना, उसमें सारे युवा लोग थे, 18 से 35 साल की उम्र के युवा लोग थे। जबकि नव ये सम्मेलन हुआ था, मीनोबुक सम्मेलन जो दूसरा हुआ था 88 के अंदर, उसमें जो भाग लेने वाले थे ना, सारी उम्र के लोग थे, हर उम्र के लोग थे। तो इसका दायरा एक तरीके से थोड़ा सा संख्या के हिसाब से, विद्वानों की दृष्टि से थोड़ा सा व्यापक हो जाता है। तो ये मोटा मोटी अंतर मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे वीडियो तो आगे इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मेरी कोशिश ये रहेगी इस चैनल के माध्यम से आपको कहीं नहीं जाना पड़े, और विशेष रूप से मेरी कोशिश है ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग, और जो ये कहते हैं सब हम कोचिंग नहीं जा सकते, या महिला प्रतिभागी जो ये कहते हैं हम मजबूरियों के कारण कोचिंग नहीं जा सकते, तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं जितना ज्ञान मुझे है और मेरी जहाँ तक जानकारी है मैं आपसे साझा करूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है कि भाई अनावश्यक चीज़ों की बजाय सीधा टू द पॉइंट पढ़ लें। मैं जब पढ़ता था दोस्तों, हर्बर्ट साइमन मैंने कोई 20 बार पढ़ा है, और आज मुझे अगर कह दे कि उस हर्बर्ट साइमन के क्रुक्स बताओ जो सीधे परीक्षा में लिखने हैं, तो मेरे लिए बहुत ईजी था, मुझे वो कोई बताने वाला नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी छोटा मोटा ज्ञान है वो किसी प्रतिभागी के काम आ जाए, तो ना केवल मुझे संतुष्टि रहेगी बल्कि मुझे लगेगा कि थोड़ा सा योगदान किसी को कुछ बनाने में मेरा भी है।